सुनीता और आशा पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है सुनीता और आशा, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। कहता है सोनाली एक नया पार्टनर है जिसको एडमिट किया गया 3/10 शेयर के लिए। कह रहा हाफ ऑफ मतलब 3/10 का हाफ, तो 3/10 का आधा 3/20 हो जाएगा, है ना। तो 3/10 का आधा, आधा का मतलब 3/10 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप पढ़ सकते हो 3/10 का आधा मतलब 3/20, मतलब 3/20 बोला हाफ, विच वॉज गिफ्टेड बाय सुनीता, मतलब इसने इसको क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना। इसका मतलब कि सुनीता ने सोनाली को एडमिट करने के लिए 3/20 शेयर उसको क्या कर दिया, सैक्रिफाई कर दिया। अब आप ही सोचिए कि इसका कुल हिस्सा कितना है 3/10, उसमें से 3/20 उसको मिल गया। इसका मतलब कि और कितना मिलना चाहिए, 3/20 और मिल जाएगा तो 3/10 3/20, 3/20 इज इक्वल टू 3/10 हो जाएगा। तो बोल रहा आपसे एंड रिमेनिंग शेयर्स was taken up by सोनाली इक्वली फ्रॉम सुनीता एंड आशा। मतलब साफ क्या हुआ, समझ रहे हो बात, कि जो 3/20 हिस्सा है ये मिल जाएगा इसको, कैसे, तो आधा आधा, तो 3/20 का आधा कितना होता है 3/40 हो जाएगा और 3/40 हो जाएगा। यही बोलना चाह रहा आपसे। यानी पूरा क्वेश्चन अगर दिमाग में लगाओगे तो पूरा क्वेश्चन आप इस तरह से समझ सकते हो कि सुनीता आशा पार्टनर है, इसका रेशियो क्या था 3:2। नए पार्टनर किसको, सोनाली को एडमिट किया कितने के लिए 3/10, मतलब इसको किसी भी कीमत में इसको कितना चाहिए 3/10 ही इसको चाहिए, इसको ना ज्यादा कम से मतलब में 3/10 इसको चाहिए। बोला 3/10 इसको देगा कौन, तो बोला 3/10 का आधा इसको मिल जाएगा। और कौन देगा, सोनाली देगी इसको, सॉरी सुनीता देगी इसको 3/10 का आधा, वो भी कैसे, गिफ्ट में, ठीक है। तो 3/10 का आधा कितना होता है 3/20 होता है। तो डिनोमिनेटर देख के डरिएगा मत, हर जितना बड़ा होगा उसका दुगना होने का मतलब उतना क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्योंकि 10 में से 3 हिस्सा, 3/20 का मतलब होता है 20 में 3 हिस्सा, ऑब्वियसली आधा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर डबल होने का मतलब वो दुगना नहीं हुआ, वो आधा हो जाता है। तो बोला कि 3/10 इसको कैसे मिलेगा, तो पहले बोला साफ साफ कि देखिए 3/10 का आधा मतलब कितना 3/20, ये मिलेगा इसको किससे, तो सुनीता से पहले मिल जाएगा। बाकी और बचा कितना 3/20 बच गया, तब ना 3/10 होगा। तो बोला 3/20 जो और बच गया आधा, वो उसको कहां से मिलेगा, तो आधा ये देगी और आधा इससे मिलेगा। इसका मतलब कि 3/20 का आधा कितना होगा 3/40 इससे मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा होगा, ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 3/20 अब प्लस 3/40 इतना इसको मिलेगा। ये इसको कौन देगी, सुनीता, और इससे कितना मिलेगा, तो 3/40 इससे मिल जाएगा। यानी इसके हिस्से में अगर हम, है ना, इसके हिस्से में अगर इन दोनों को जोड़कर घटा दें, क्योंकि दोनों पैसा कौन दे रहा है, इधर ही है, तो इसका हिस्सा था 3/5, तो 3/5 में से अगर इन दोनों को जोड़ के घटा दिया जाए तो इसका न्यू रेशियो निकल जाएगा। और इसमें से अगर हम 2/5 में से
अगर 3/40 निकाल दे तो ये क्या होगा, इसका हिस्सा निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ उलझाया, बोला गिफ्ट में दिए। अब गिफ्ट में दे चाहे पैसा लेके दे, न्यू रेशियो निकालने के लिए पैसे से क्या मतलब है हमको, हम तो अपना देखेंगे कि हम सरेंडर कितना कर रहे हैं, जितना हम सरेंडर करेंगे उसको माइनस कर देते हैं, वही मेरा रेशियो निकल जाता है। चलिए देखते हैं कि बुक में उसको सॉल्व कैसे किया। देखिए वही है कि नहीं जो हम समझे। बोला ओल्ड शेयर सुनीता का कितना है 3/5 और आशा का कितना है 2/5, यानी 3:2 हो गया। बोला शेयर गिफ्टेड बाय सुनीता टू सोनाली कितना, तो 3/10 के लिए उसको एडमिट किया गया था। बोला उसका आधा वो गिफ्ट में दे दी, मतलब कितना दी 3/20 वो गिफ्ट में दे दी। इसके बाद क्या बोला गया, शेयर्ड अक्वायर्ड बाय सोनाली, सोनाली को कितना मिला इससे, एक पार्टनर से, यानी इतना तो उसको गिफ्ट में मिला। अब क्या बोला था कि बाकी जो बचा उसका आधा दोनों पार्टनर मिलके दी, तो इसका मतलब कि 3/20 का आधा कितना हो जाएगा 3/40। इसका मतलब देखो ये पैसा किससे मिला, सुनीता से, किसको, सोनाली को, और ये पैसा भी किससे मिला, सुनीता से मिला, किसको, सोनाली को, और इतना ही पैसा किससे मिला, आशा से मिला। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इन सब को जोड़ दें तो ये पैसा निकल जाएगा कि कौन किससे मिला। देखिए क्या बोला, न्यू शेयर ऑफ सुनीता कितना हो जाएगा, तो सुनीता का न्यू शेयर कितना होगा, तो ओल्ड शेयर माइनस शेयर गिफ्टेड टू हर। देखिए 3/5 इसका ओल्ड रेशियो था, उसमें 3/20 यानी आधा ये इसको दे दी, और जो बच गया था उसका आधा वो भी दी, मतलब इसके पार्टनर से उसको कितना मिला, ये दोनों पैसा मिला। आप इन दोनों को जोड़ के घटा सकते हो या बारी बारी से घटा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे माइनस करना करो। तो ये हो गया एक पार्टनर का हिस्सा, जबकि दूसरे पार्टनर से कितना मिला, तो उसका हिस्सा 2/5 था और उसमें 3/40 सिर्फ दी वो, तो घटा दिए तो कितना निकल गया 13/40, तो न्यू शेयर आपका निकल गया इतना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका न्यू रेशियो। कौन सा, प्रगति वाला? अच्छा देखो ये क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर का है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए अभी फिलहाल हम इसको पढ़े नहीं है, इसको अभी हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं, बाकी फिर आगे देखा जाएगा, क्योंकि ये प्योर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जो अभी हम डिस्कस ही नहीं किया उस पर बेमतलब का टाइम खराब करें। ठीक है, देखते हैं अगर यही क्वेश्चन रिडम्पशन से अगर आपको बार बार रिपीट हो रहा होगा तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ लेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन करा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर से है। अब क्या क्या लिखा हो देखो, सबसे पहले लिखा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रहे चाहे कुछ भी रहे, मतलब ध्यान रखना आपको ये कि क्या दिया हुआ है, ये कैपिटल दिया हुआ है या कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। अब एवरेज देख के डर मत जाना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिखे, कैपिटल लिखे, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखे, सब एक ही चीज है। कैपिटल दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ऑफ द फर्म पिछले कितने सालों का, 3 सालों का, तो ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल और ये हो गया 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल कहां होता है, जब 3 साल का प्रॉफिट है तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब इसका इस्तेमाल कहां होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने में लिया जाएगा। The rate of interest expected from capital having regard to risk involved 12% per annum, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला होता है किसका, नॉर्मल प्रॉफिट का, है ना। यानी अगर हमको जरूरत पड़े नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 6 लाख और रेट ऑफ रिटर्न हो गया कितना,
12%, तो 6 लाख का 12%, 72,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। यानी नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया आपका 72,000। एक चीज निकल गया, तीनों को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। आपको याद होगा कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सुपर प्रॉफिट आता है। अब देखते हैं पहले कैसे फॉर्मूला लगा ले। ये भी हो गया। अच्छा, करा फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर ऑफ देयर सर्विसेज 12,000 पर एनम नॉट चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो फार। बोल रहा है किसी भी वर्ष जो पार्टनर है उसको रेम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक मेहनताना मिलना था 12,000 सालाना, हम चार्ज नहीं किए। तो क्या करोगे जानते हो, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, हर साल की प्रॉफिट में 12,000 क्या करोगे, पहले माइनस करोगे फिर एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। या एक काम कर सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद एक बार 12,000 घटा सकते हो। दोबारा हम बोल रहे हैं, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, 12,000 इसमें घटाओ, 12,000 इसमें घटाओ, 12,000 इसमें घटा दो, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा फिर उससे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यानी इसमें 12,000, इसमें 12,000, इसमें 12,000, टोटल प्रॉफिट निकल गया। और जो प्रॉफिट आएगा फिर उसको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना। तो 3 साल की प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। या आप एक काम कर सकते हो कि 3 बार अगर जोड़ दिए 3 से डिवाइड कर दिए, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। मतलब डिवीजन कब हो चुका, पहले ही हो गया। अगर डिवीजन आप पहले ही कर दिए और उसके बाद अगर रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो 3 बार मत करना। एक बार माइनस करने का मतलब ही कि 3 बार माइनस हो गया, क्योंकि डिवाइड पहले ऑलरेडी कर चुके हो। तो ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट निकलने से पहले अगर आप माइनस कर रहे हो तो इस 12,000 को तीनों में माइनस करना, और एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद अगर माइनस कर रहे हो मतलब 3 से डिवाइड पहले ही हो चुका है तो एक बार माइनस करना। तो बुक में देख लेंगे जैसे लिखा होगा, या अपनी मर्जी जैसे सॉल्व करना करो। एवरेज प्रॉफिट निकल गया। कह रहा है सन्ड्री असेट्स ऑफ द फर्म 7,54,762, 7,54,762 रुपया का सन्ड्री असेट्स था। करंट लाइबिलिटी इतना दिया हुआ है, देखते हैं इसका क्या होगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालना है 3 साल का, मेथड कौन सा यूज करना है, सुपर प्रॉफिट के बेस पर। क्या ऊपर नीचे कर दिया, देखिए सही है कि गलती है देखना होगा। 1, 2, 3 साल का प्रॉफिट जोड़ा, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड किए तो ये आपका क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न 72,000, ये क्या निकल गया आपका, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, ये वाला हो गया आपका क्या चीज, नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, घटा दिया डायरेक्टली, ठीक है ना। अभी बुक है भाई, खतरनाक चीज है, बिना कुछ बोले डायरेक्ट माइनस कर देगा। तो देखिए ये था आपका एवरेज प्रॉफिट। तो 1,03,600 में रेमोनरेशन माइनस करना था 12,000, तो कितना आएगा मालिक, 91,600। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अगर आप यहां माइनस करते तो -12,000, -12,000, -12,000, 3 बार माइनस करना पड़ता, तब फिर यहां माइनस नहीं करते। लेकिन एक बार अगर एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है, एक बार एवरेज प्रॉफिट निकलने का मतलब कि ऑलरेडी हम 3 से डिवाइड करके निकाले, तो जब बाद में माइनस करोगे तो 12,000 3 बार मत माइनस करना, कितनी बार करोगे, एक बार। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट यहां निकला, इसमें से एक बार का रेमोनरेशन हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, बचा कितना, 91,600, ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो ये रहा फॉर्मूला मेरा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू
सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल गया मेरा? गुडविल निकल गया। सर इसमें ये जो 4 नंबर पॉइंट था इसका क्या यूज था? करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, ऐसा वैसा करके ये जो दिया हुआ था पॉइंट, इसका क्या यूज था? तो गुडविल निकालने में इसका कोई जरूरत ही नहीं मेरे लिए, है ना? कैपिटल दिया हुआ है ही क्वेश्चन में, तो हम क्यों मेहनत करें? हाँ, इसका इस्तेमाल तब होता जब कैपिटल नहीं दिया होता, तो हम कैपिटल निकालने में इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते थे। कोई बता नहीं सकते हैं, वेटेड आता कम है। अच्छा देखो, अभी फिलहाल यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ नहीं हो जाएगा, अभी हो भी जाएगा तो डिस्कस करना है। बोल रहा बिहार लिमिटेड इशूड 1000 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 1000 डिबेंचर इशू किया गया और एक डिबेंचर का कीमत है 100 रुपया, लेकिन बोला कि 10% प्रीमियम पर इशू किए, तो 100 रुपया का डिबेंचर 10 रुपया प्रीमियम, मतलब इशू कितने में किए? 110 में इशू किया गया। 25 रुपया एप्लीकेशन में देना है, प्रीमियम उसी में इंक्लूड है 5 रुपया, यानी एप्लीकेशन में देना है तो 20 और प्लस 5 तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। फिर बोल रहा है 25 रुपया देना है अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, यानी अलॉटमेंट का भी रेट 20 और 5 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। बोल रहा है बाकी 60 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देना है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलाकर 60, तो कुल मिलाकर के 100 और 10 110 हो गया। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 1400 डिबेंचर्स, इशू किए थे 1000, पब्लिक कितना खरीद लिया? 1400, मतलब 400 डिबेंचर का पैसा हमारे पास क्या हुआ? ज्यादा आ गया। 400 डिबेंचर का पैसा आया होगा एक्स्ट्रा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, और ओवर सब्सक्रिप्शन हमेशा एप्लीकेशन मनी से होता है, क्योंकि सारा कॉल का पैसा एक ही बार थोड़ी ना देना है। तो 400 डिबेंचर का मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन का रेट कितना था? 25, तो 400 का 25 रुपया के रेट से कितना हो जाएगा? 20,000। ये वाला पैसा मेरे पास क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ओवर सब्सक्रिप्शन मनी को या तो हम रिटर्न करेंगे या नहीं तो क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। यदि कुछ नहीं बोला तो एडजस्ट करेंगे, और यदि कह दे रिटर्न करना है तो रिटर्न कर देंगे। यही एंट्री होता है। देखो क्या बोला, बोल रहा है, एक मिनट, जितना भी हो आगे देखिए ना क्या दिया है, क्या बोल रहा है? एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन प्रोपोर्शनली। देखो लिख दिया क्या? प्रोपोर्शनली एडजस्ट कर देना, मतलब एडजस्ट ही करना है। प्रोराटा हो गया, प्रोराटा बोल सकते हो, या फिर तुम बोल सकते हो ओवर सब्सक्रिप्शन मनी को एडजस्ट कर देना है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको अगले कॉल में क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो जब एडजस्ट करने का था तो हम लोग एंट्री क्या पढ़ते थे कि सेकंड वाली एंट्री में लिखोगे टू अलॉटमेंट, और जब अलॉटमेंट आएगा तो उस समय अलॉटमेंट में हम क्या कर देंगे? उसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। यही काम करना पड़ेगा। मनी ओवर पेड एप्लीकेशन वाज टू बी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, दोबारा क्लियर कर दिया कि ओवर सब्सक्रिप्शन को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। बोला पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। एकदम सिंपल एंट्री था कि नहीं था? ठीक है, बस सिर्फ एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन मनी हुआ उसको अगले कॉल में एडजस्ट कर देना है। जहां बोलेगा एडजस्ट करने के लिए तो सिंपल सा बात, सेकेंड वाली एंट्री में लिखेंगे टू अलॉटमेंट, और जब अलॉटमेंट आएगा तो वही पैसा हम जाके क्या करेंगे? डायरेक्टली माइनस कर लेंगे बैंक वाली एंट्री के साथ। बाकी तो और कुछ है नहीं। ये हो गया आपका 21, बगल में तो है 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए पार्ट बी आ रहा है यहां से, मतलब कंपनी अकाउंट है। हालांकि ये पहले कौन सा पार्ट बी तो था,
ठीक, अब यहां लिख रहा है पार्ट बी, कर द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुमित एंड अजय, और बैलेंस शीट बना करके कुछ इस तरह से दिया हुआ है। बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है सुमित का और अजीत का, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, बीपी है, इधर बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और कैश, ये एसेट्स दे दिया। कहता आगे द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, इसका पीएल रेशियो दिया हुआ है। बोला 1 अप्रैल 2018 से दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, पहले बांटा था 3:2, अब इन लोग बांटेगा कैसे, इक्वल। मतलब ये चैप्टर कौन सा वाला है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा चैप्टर दिख रहा है। करा आगे फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग वेर अग्रीड अपॉन, बोला बिल्डिंग फर्स्ट, बोला बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट रुपीज 1,40,000। बिल्डिंग का कीमत पहले कितना था 80,000, अब उसका कीमत हो जाएगा कितना 1,40,000 हो जाएगा। इसका मतलब कि 80 था अब 1,40 हो जाएगा, मतलब 60,000 बिल्डिंग का कीमत बढ़ गया कि घट गया। कहां लिखेंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा कि डेबिट साइड, ठीक है। बोल रहा है करंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी टेकन एट रुपीज 40,000, फर्नीचर का कीमत अभी 40,000 रह गया है, तो पहले 30 था अब कितना हो गया 40,000, मतलब 10,000 बढ़ गया। यानी इसमें 60,000 प्लस और इसमें 10,000 प्लस, मतलब क्रेडिट वाले को हम प्लस लिख रहे हैं ताकि मेरा बिना अकाउंट बनाए भी काम चल जाए। अगर आपसे कहेगा कि बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो हम बनाएंगे। और नहीं अगर कहता हमसे बनाने के लिए तो हम कुछ शॉर्टकट जुगाड़ ढूंढेंगे कि मैं जल्दी निपट जाए, क्योंकि समय भी तो बचाना है एग्जाम में। बोल रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, डेटर पर 12% की दर से प्रोविजन करना है। इसका मतलब कि डेटर्स 60,000 है, उसका 12% प्रोविजन करना है, मतलब कि 7,200 रुपया प्रोविजन करना है। प्रोविजन लायबिलिटी है तो क्रेडिट होता है, तो रिवैल्यूएशन में कहां लिखना पड़ता है इसको, डेबिट साइड लिखना पड़ता। मतलब कि 2 आइटम तुम्हारे पास क्रेडिट है, एक आइटम क्या है, तो 60 और 10 70,000, और 70,000 में से 7,200 को क्या कर लेना, घटा देना, मतलब 62,800 रुपया का नेट इफेक्ट तुमको दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब बाबू देखो है कि अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा तो ये दोनों जाएगा क्रेडिट में, ये जाएगा डेबिट में। आप फिर जब क्लोज कीजिएगा तो बैलेंस बचेगा 62,800, और इसी 62,800 को हम जो इनका पीएल रेशियो होगा उसमें क्या करेंगे, बांटेंगे हम, ठीक है ना। पीएल रेशियो में बांट देंगे, पीएल का मतलब ओल्ड रेशियो ही होता है, तो इसको बांटते हैं हम। लेकिन कब बनाओगे आप अकाउंट, अगर आपको क्वेश्चन में कह देगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ, बैलेंस, तब ना बनाओगे। अब मान लीजिए अगर नहीं बोलेगा बनाने, तो बना के हम अपना टाइम क्यों खराब करेंगे। देखिए यहां क्या बोला, अब आगे आगे बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। नेसेसरी लेजर अकाउंट बोल दिया, मतलब रिवैल्यूएशन बनाओगे, पार्टनर कैपिटल बनाओगे, आज जब पार्टनर कैपिटल बना दोगे तभी तो बैलेंस शीट बनेगा। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपसे कहता है डायरेक्टली कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, तब भी बनाना पड़ता, हम रिस्क नहीं ले सकते, पता नहीं एग्जाम में गलती हो जाएगा। और चूंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है तो बिना बैलेंस शीट बनाए हुए आप वर्किंग नोट बनाओगे तो बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन में। क्यों नहीं डिफिकल्ट है, देखो कैपिटल दिया हुआ है, अब प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर कैपिटल के साथ इस ये 62,800 आ गया ना प्रॉफिट, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन बोलता है डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाओ और कुछ मत बनाओ, तो हम क्या करते, सोचो जरा सा। यहां पे देखिए कैपिटल इन लोगों का है, सिर्फ एक ही को तो काम था, 62,800 रुपया को, इसका रेशियो क्या था पहले 3:2, तो 62,800 को 3:2 में हम क्या करते, बांट देते, तो जो भी प्रॉफिट आता सुमित और अजीत का, उस प्रॉफिट को इस कैपिटल के साथ जोड़ देते।
तो जैसे जोड़ते तो क्या निकलता, करंट कैपिटल निकल गया। और जहां कैपिटल ही निकल गया तो कहानी खत्म, बैलेंस शीट डायरेक्ट बना दो। अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे किया है। बहुत बढ़िया, देख रहे मालिक, ये रहा, ठीक है। देखिए 62,800 आ गया, 60,000, 10,000, 70,000 है ना, इसे 72,000 कर दिया। बड़ा होशियार है, एक जीरो कम होगा, 7,200 ना होगा, 72,000 कहां से जाएगा। तो ये 62,800 आ गया, ठीक है। इसको 3:2 में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। अब बांटने के बाद एंट्री पास मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोला, इसके चक्कर में मत रहिएगा। सब गलत छोड़ दीजिए, रहने दीजिए ना, गलत है वहां हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, ये तो गलत बना ही सकता। हम क्या बोले आपको शुरू में ही बोले हम कि कोई ऑथर नहीं है, राइटर ने लिखा है, गेस्ट पेपर है, कोई भी छाप दिया है, किसी भी स्टूडेंट को दिया, बोलो लो प्रिंट कर दो, छाप दो, सॉल्यूशन बना दो, उसको उठा के बुक में डाल दिया। तो इसलिए उस पर मत जाइए, इसके सॉल्यूशन में मत जाइए। ये 62,800 हो गया। अब आपको क्या करना था, या तो इसके लिए तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, और फिर बैलेंस शीट में पोस्ट कर देना, या नहीं तो डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन ध्यान रखिएगा डायरेक्ट बैलेंस शीट मत बनाइएगा मालिक कभी भी। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, आपको बोला पास नेसेसरी लेजर अकाउंट। जहां बोल दिया लेजर अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन तो बनेगा, पार्टनर कैपिटल बनेगा, और पार्टनर कैपिटल जब बनेगा तब बैलेंस शीट बनाइएगा, डायरेक्ट मत बनाइएगा। ये क्या किया, वर्किंग नोट बना के डायरेक्ट बैलेंस शीट बना दिया, ठीक है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना, आपको पूरा कंप्लीट बना के लिखना है। और इसके सॉल्यूशन पर मत जाइएगा, इसमें जो भी है गलती सही खुद से सॉल्व कीजिएगा उसको। बांट दिया, रिवैल्यूएशन को भी गेनिंग रेशियो में बांट रहा है। कभी पढ़े आज तक रिवैल्यूएशन गेनिंग रेशियो में बढ़ता है? अरे यार किधर किधर क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर तो लिखेगा रे भाई। देखो बोरा जयंत कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर इशू किया, एक का दाम कितना 10, बोला एट ₹11, तो 11 रुपए प्रीमियम नहीं है, 10 को 11 में बेचा, मतलब ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो कितना हो गया 11 हो गया। मनी पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन में देना है 3, अलॉटमेंट में देना है 4 प्लस प्रीमियम यानी 3 और ₹1 प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों मिला दिया जाए तो हो जाएगा 4, तो 4 3 7 3 10 हो गया, और ये 1 हो गया, तो पूरा हिसाब हो गया। आगे कहता है एप्लीकेशन वेयर रिसीव 12,000 शेयर, फिर से वही क्वेश्चन दिया कि इशू किए थे कितना 10,000, पब्लिक खरीदा कितना 12,000, तो 2,000 शेयर आपका क्या निकल गया, ओवर सब्सक्रिप्शन निकला। 2,000 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, इस 3 से, तो 2,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी से ही ना दिया होगा ओवर सब्सक्रिप्शन, तो 2,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6,000, तो 6,000 हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन मनी। अब देखते हैं कि इसको क्या करने बोला, बोल रहा आगे डायरेक्टर्स मेड प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम इसको प्रोपोर्शनली एडजस्ट कर दें, एडजस्टमेंट है ये। बोल रहा आगे आयुषी एन एप्लीकेंट फॉर 120 शेयर्स could not pay the allotment and call money। अब ध्यान रखिए इन दोनों जगह पर यहां क्या लिखा, आयुषी एंड एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब क्या होता है, अप्लाई करने वाला। आयुषी जिसने अप्लाई किया था 120 शेयर, उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट और कॉल मनी का। इसका हाँ जी, इसका मतलब 120 शेयर जिसने अप्लाई किया था उसने पैसा यहां पर नहीं दिया, तो कॉल सिनेरियर हो गया।
तो आप सोचिए 120 शेयर मतलब अलॉटमेंट एक ऐसा कॉल है जहां ओवर सब्सक्रिप्शन मनी क्या करना था, एडजस्टमेंट भी करना था। यानी अलॉटमेंट वो कॉल है जहां ओवर सब्सक्रिप्शन मनी को एडजस्ट भी करना था, और यही आदमी यहां पे क्या लगा रहा है, एरियर भी लगा रहा है। मतलब एरियर और एडवांस मनी एडजस्टमेंट जब दोनों एक जगह हो तो इसी को तो हम प्रोराटा बोलते हैं। इसका मतलब है कि क्या करना पड़ेगा, 120 शेयर अप्लाई है तो इसको अलॉट कितना किया गया निकालना पड़ेगा, और अलॉट निकाल करके तब उसका एक्चुअल कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा। मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट है। जितना भी आएगा हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं, आंसर नहीं। हाँ, आगे कहता है एंड सुरभि अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। होल्डर है, होल्डर का मतलब अलॉटेड है ना। बोला सुरभि 200 शेयर का होल्डर है, मतलब जिसने खरीदा था कितना, 200 शेयर, फेल टू पे द कॉल मनी। मतलब इसने एरियर कहां लगा दिया, कॉल्स इन एरियर कहां लग गया, फर्स्ट इसमें कोई प्रोराटा नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिख लोगे क्योंकि ये अलॉटेड दिया हुआ है तो 200 शेयर का 4 रुपया के रेट से कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। मतलब एक इधर एरियर लगा, एक इधर एरियर लगा। बोल रहा है आउट ऑल दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड, और फाइनल कॉल होने के बाद दोनों का शेयर को फॉरफिट कर लेना है, और उस फॉरफिटेड शेयर में 150 शेयर को री इशू करना है, जिसमें होल ऑफ आईओसी का शेयर शामिल है इंक्लूडेड, वे आर री इशूड एट ₹8 पर शेयर। तो देखिए 200 टोटल री इशू करना है, जिसमें से इसका वाला पूरा कर देना है, ठीक है, इसका वाला तो पूरा करना है जितना भी हो, अब बाकी जो बचेगा वो किस में से कर देना होगा, सेकंड वाले में से करना होगा। तो आपके किताब का क्वेश्चन है वाला, कितना नंबर है आशीष, नंबर नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं पूरा 100%। ये आपके बुक का क्वेश्चन है कि एक का अप्लाई, एक का क्या निकालना है, अलॉट निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, हम सेम क्वेश्चन है, बुक में जाके देखिएगा। आप कहाँ गए यार, ऐसा क्वेश्चन बनाया ना, ये वाला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन उसमें इस मेथड ऑफ उसमें वो तो नहीं पढ़ा है, इतना देर के बाद तो आया आधा क्वेश्चन यहाँ, आधा कहाँ है, क्या मजाक करता है। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, द फॉलोइंग लेजर बैलेंस वेयर एक्सट्रैक्टेड इन द बुक्स ऑफ रोहित लिमिटेड। रोहित लिमिटेड के बुक्स का इंफॉर्मेशन तुमको यहाँ पे दिया हुआ, बैलेंस दिया हुआ, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। 31 मार्च 2018 को क्या दिया भाई, बोला लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का, डिबेंचर्स इतना, ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। करना क्या है उसको जरा देखो, आपको इस क्वेश्चन में बोला, कुछ भी नहीं बोला, देखिए क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पैरा 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए यहाँ पे जो कहानी देख रहे हो ना आप, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013, मतलब इस पूरी स्टोरी का मतलब होता है कि आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। मतलब इतना जो कहानी स्टोरी लिखा, मतलब यही वो कानून है जो कंपनी के ऊपर वर्टिकल बैलेंस शीट अप्लाई करता है। तो तुमको क्या करना है, एज पर शेड्यूल 3 पैरा 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इसका मतलब याद रखना कि इसका मतलब ही होता है वर्टिकल बैलेंस शीट। तो आपके बुक में एक चैप्टर है, हम आपको बोले थे कि बैलेंस शीट का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट वो आपको याद करना, उसको समझाने का नहीं होता, उसमें हेड और सब हेड होता है, पढ़ाए थे आपको, बोले देखो हेड एंड सब हेड होता है। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखते थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें लिखते थे शेयर होल्डर्स फंड, फिर लिखते थे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट कैसे बनता था लिखाए थे। दूसरा हेड क्या बनता था, रिजर्व एंड सरप्लस,
तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोग क्या लिखते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इस तरह का आइटम लिखते थे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके बुक में है, इसको बनाने के लिए आपको बैलेंस शीट का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए। अब आपको सिर्फ क्या करना है, उसको पोस्ट कर देना है। जैसे यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखो जैसे देखो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में नीचे एसेट साइड में जाएगा। कौन से हेड में, नॉन करंट एसेट्स का हेड होता है, उसी में जाएगा। फिर लिख रहा 12% डिबेंचर्स है, डिबेंचर लाइबिलिटी साइड में जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी का हेड होता है उसमें। शेयर कैपिटल दिया हुआ वो किस में जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जाएगा, शेयर कैपिटल। तो इसके लिए पूरा क्या करना है, जैसे प्लांट एंड मशीन लिखा हुआ है, असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है ना, नॉन करंट में टेंजेबल असेट्स। फिर लिखा है गुडविल, गुडविल को कहां लिखोगे, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट में कौन सा वाला, इंटेंजेबल असेट्स, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा तो आपको याद होना चाहिए ना, फॉर्मेट ही याद नहीं होता थोड़ी ना पोस्ट करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको देख लेना है। जो क्वेश्चन बैंक आप पढ़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, झारखंड बोर्ड का अब तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन बैंक में से था, इसलिए आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ लग सकता है देखने में। हाँ जी, ना कोई जरूरत नहीं। इसके बाद देखिए क्या बोला, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ आपको कौन सा एक्टिविटी बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, लेकिन मेथड कौन सा दे दिया, ये एक पहला एकलौता साल था जब क्वेश्चन में आज तक कभी भी डायरेक्ट मेथड नहीं दिया गया। हम जब कैश फ्लो पढ़ा रहे थे उस समय भी बोले थे कि देखो कभी नहीं आता है डायरेक्ट मेथड। ये 2019 एक ऐसा वर्ष था एकलौता जब पिछले 5-10 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके इकट्ठा उठा के दे दिया गया था डायरेक्ट मेथड वाला प्रॉब्लम। देखो डायरेक्ट मेथड जब भी रहे थोड़ा सा खाली प्रैक्टिस करो, बहुत आसान होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ता है, जितना भी तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इनकम का जितना भी सोर्स है सबको जोड़ दो, लेकिन ऑपरेटिंग नेचर का होना चाहिए। ऑपरेटिंग मतलब जो बार बार होने वाला इनकम है आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी इनकम को उठा के जोड़ दो और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितना पैसा खर्च किए थे उसको क्या कर लेना, माइनस कर देना, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाएगा। फिर उसमें टैक्स वगैरह जो पे करने बोलेगा कर देंगे। जैसे अभी मेरा कोचिंग क्लासेस है तो ट्यूशन फीस हमको मिला, ये मेरा इनकम है, तो ट्यूशन फीस को ऐड कर लेना, ठीक है। और स्टाफ का सैलरी खर्चा है माइनस कर दो, बिजली बिल माइनस कर दो, रेंट माइनस कर दो, रिपेयर मेंटेनेंस माइनस कर दो, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत आसान होता है मालिक, बस ध्यान रखना है कि बिजनेस के नेचर से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। किसी बिजनेस का जो रेगुलर नेचर का इनकम है उसको ऐड करते चले जाना, और जो बिजनेस से रिलेटेड, उस बिजनेस को ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, जो उस बिजनेस को चलाने के लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ रहा है रेगुलर नेचर पर, उसको घटा देना, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाएगा। जैसे देखिए यहां पे ढेर सारा इनकम और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, यहां पे कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर, सैलरी, कमीशन रिसीव, रेंट पेड, ये सब दिया हुआ ना। अब आपको सिर्फ इसमें से क्या करना है, हम दिखाते हैं आपको अभी इसका सॉल्यूशन। इसमें से सिर्फ आपको यह करना है कि मेरे बिजनेस का रेगुलर नेचर का इनकम कौन सा है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट नहीं, बैलेंस दिया हुआ है। जितना मेरा रेगुलर नेचर का इनकम है जोड़ दो, और जो रोज रोज का खर्चा है उसको घटा दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाएगा, फिर टैक्स पेड कर देंगे उसमें। देखिए तो इसका सॉल्यूशन देखो, देख रहे हो, बोल रहा है ऑपरेटिंग कैश रिसीव में कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कमीशन रिसीव, रॉयल्टी रिसीव। तो जितना पैसा इनकम हुआ उसको क्या किया, हम जोड़ दिए। सिर्फ ना आपको आना चाहिए कि हाँ डायरेक्ट मेथड नाम का कोई चीज होता, उसको बनाना का जरा सा हिंट रहेगा ना, तो एग्जाम में कभी अगर गड़बड़ भी हो जाए तो तुम बना लोगे, खाली नहीं छूटेगा। बस एक ही चीज याद रखना है कि बाबू डायरेक्ट मेथड अगर दिया तो हम बस एक चीज याद रखेंगे कि मेरे बिजनेस का रेगुलर नेचर का इनकम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे सबको, और उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो मेरा रेगुलर नेचर का खर्चा है उसको घटा देंगे।
इसमें किसी भी चीज को बेस नहीं माना जाता। जैसे इनडायरेक्ट मेथड में हम बेस किसको मानते थे, नेट प्रॉफिट को बेस मानते थे। यहां बेसिस किसी को नहीं मानना, बस इनकम है जोड़ दो, एक्सपेंसेस है तो घटा दो। तो देखिए ये सब इसका क्या था, इनकम जोड़ दिए, और ये सब इसका क्या था, एक्सपेंसेस। तो सबको हम क्या कर लिए, घटा दिए। और घटाने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब उसमें से अगर हम किसी भी तरह का कोई टैक्स वगैरह होता तो हम उसमें से टैक्स को भी माइनस करते तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाता। पच्चीस। अच्छा और कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन यहां दिया हुआ है और मैं गिव द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको कहते हैं, तो थ्योरी है, इसलिए ना क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप उल्टा जल्दी निपटा सकते हैं। इस क्वेश्चन की लेंथ, आंसर पे लेंथ मत जाइएगा। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन 8 नंबर का और ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का है, इसलिए इसके लेंथ पे मत जाइएगा कि कितना एक्सप्लेन किया। ये किताब की कमी है कि उसका एक्सप्लेनेशन 4 लाइन में कर करके छोड़ दिया। अब ऑब्वियसली कैसे नहीं होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, पहले यहां से डिफाइन किए। यहां आपसे क्या बोला क्वेश्चन, जरा देखो तो, गिव द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या करें, तुम मीनिंग लिख दोगे, तुमको खुद का सेंस लगाना है, नहीं तो कभी नहीं नंबर मिलेगा पूरा फुल मार्क्स। अब बोला मीनिंग बताओ, तो कैश फ्लो का मीनिंग बताएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग समझाएंगे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनने के बाद हम उन सब का फॉर्मेट्स के थ्रू हम उसको समझाएंगे, तब जाकर के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के तैयार होता है। अब जब इतना लिखोगे उससे बेहतर करोगे यार हम न्यूमेरिकल ही बना लेते हैं। लेकिन ये किसके लिए फायदेमंद होगा, मान लीजिए कि हम हर बार इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं, इन जनरली 99% केस में इनडायरेक्ट मेथड ही आता है। सीबीएसई में तो डिलीटेड ही है, साफ साफ लिख दिया डायरेक्ट मेथड में डिलीट है। अब तुम्हारे मेथड में डाल दिया, आप पढ़ के गए नहीं कभी, तो तुम क्या करोगे, उस टाइम में फंसोगे तो बचाओगे ना कम से कम। तो एक क्वेश्चन अगर खराब डाला तो एक क्वेश्चन तुमको लिखने लायक डाल दिया, इसीलिए और किया हुआ है, बना लीजिएगा। तो ये 2019 का सारा क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया।